जय माँ शारदे, आपके चरणों में नतमस्तक मेरी माँ। नमस्कार मेरे भाइयों बहनों मित्रों, आप सभी को HPS एजुटेक चैनल पर हार्दिक स्वागत करते हुए मैं हनुमान सोनी आज ज्योग्राफी की क्लास उतारूंगा साथियों आपके सामने। अगर आप चैनल पर नए हैं तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा HPS एजुटेक चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें मेरे भाइयों, इस भाई का सपोर्ट करें। बाकी आप सभी जानते हैं क्वालिटी की पहचान मैं नहीं बताऊंगा, आप ही जाने साथियों, विश्वास ही पहचान है। चलिए साथियों, आज अपन बात करेंगे ज्योग्राफी की अगली क्लास जो कि एक सामान्य भूगोल की क्लास है और इसे अपन पढ़ेंगे आज वायुमंडल का चैप्टर। ध्यान रखिएगा, वायुमंडल जिसे अंग्रेजी में कहते हैं एटमोस्फियर। कंसेप्ट क्लियर रखना दोस्तों, हर एक शब्द को ध्यान से सुने, वीडियो को रोककर नोट्स बनाएं। हर एक बुक से निकला हुआ शब्द आपका वनडे एग्जाम का सवाल होगा, भरोसा रखें दोस्तों। वायुमंडल को पढ़ने से पहले अब आप समझेंगे कि वायु क्या चीज है और पवन क्या चीज है। आप दोनों ही समझ सुनते हो, क्या दोनों में कुछ फर्क है? ध्यान रखिएगा दोस्तों, वायु वायु एक मिश्रण है जो विभिन्न गैसों का है। तो आपको कोई पूछ ले कि वायु क्या है, तो विभिन्न गैसों का मिश्रण है मेरे भाइयों, विभिन्न गैसों का मिश्रण। यह ध्यान रखिएगा कि वायु क्या है, विभिन्न गैसों का मिश्रण है। लेकिन जैसे ही यह वायु साथियों क्षैतिज रूप में संचरित या गतिशील हो जाए तो इसको क्या कहते हैं? पवन कहते हैं। कंसेप्ट किधर हो गया? यानी वायु का गतिशील होना सामान्य रूप में वो क्या कहलाएगा? पवन, जिसे कहते हैं विंड। ध्यान रखना, वायु का गतिशील होना ही क्या है दोस्तों? पवन है। गतिशील वायु ही क्या है दोस्तों? वायु का गतिशील होना। तो आपको थोड़ा ध्यान रखना दोस्तों, अगर आपको कोई पूछ ले कि वायु क्या है तो विभिन्न गैसों का मिश्रण है। आपको पूछे पवन क्या, तो वायु का गतिशील होना। यह थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों वायुमंडल जो है, हालांकि ज्योग्राफी का ही चैप्टर है, लेकिन अगर अपन ज्योग्राफी में भी डीपली देखें तो ध्यान रखना यह वायुमंडल जलवायु विज्ञान का भाग है, जलवायु विज्ञान का चैप्टर है। क्योंकि दोस्तों जलवायु विज्ञान में तापमान, वर्षा, वर्षण, सूर्य ताप, वायु दाब, इन सभी घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। तो दोस्तों यह घटनाएं वायुमंडल में ही तो होती है, इसलिए वायुमंडल जो है जलवायु विज्ञान का भाग है। दूसरी ओर दोस्तों जब जलवायु विज्ञान का अध्ययन करते हैं तो भूगोलवेता दो बातों को मुख्य रूप से दर्शाते हैं। जैसे सबसे पहले दोस्तों जलवायु विज्ञान का अध्ययन करते हैं तो वायुमंडल के लिए मुख्य चीज जरूरी है पृथ्वी का अक्षीय झुकाव, पृथ्वी का अक्षीय झुकाव। यह ध्यान रखना दोस्तों, जितने भी ऋतु परिवर्तन वगैरह है, मौसम परिवर्तन है, यह दोस्तों पृथ्वी के अक्षीय झुकाव का भी मुख्य कारण है। तो एक कारण यह भी ध्यान रखें, पृथ्वी का अक्षीय झुकाव जलवायु विज्ञान का अध्ययन करते समय इनका अध्ययन मुख्य रूप से जरूरी है। यह वायुमंडल की दशाओं के लिए भी उत्तरदायी है, पृथ्वी का अक्षीय झुकाव। और दोस्तों इसी के कारण ऋत्विक प्रभाव होते हैं। ध्यान रखना, इसी के कारण ही ऋत्विक प्रभाव होते हैं, उनका अध्ययन इस वायुमंडल में किया जाता है। याद रखें मेरे भाइयों, एक शब्द लिख रहा हूं क्लाइमा। कभी आपको पढ़ने का डीपली मौका मिले ज्योग्राफी में तो ध्यान रखना, यह क्लाइमा क्या होता है? भूगोल की भाषा में पृथ्वी का अक्षीय झुकाव क्लाइमा कहलाता है। आपसे सवाल पूछूं पृथ्वी का अक्षीय झुकाव कितना है, तो ध्यान रखना 23.5 डिग्री पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है और अपने परिक्रमण कक्ष तल से 67.5 डिग्री का कोण बनाती है, क्योंकि सीधी होती 90 और 90 में से 23.5 माइनस करेंगे तो 67.5 डिग्री बचेगा। कंसेप्ट क्लियर रखना। तो पृथ्वी का अक्षीय झुकाव क्लाइमा कहलाता है। अब देखिए दोस्तों, थोड़ी टर्मिनोलॉजी समझिएगा, फिर अपन आगे बात करेंगे, एक एक शब्द को समझते हुए चले। जब अपन ने पढ़ा दोस्तों जलवायु, एक शब्द आया, आखिर ये जलवायु क्या होती है? जलवायु होता क्या है? समझिएगा, जलवायु मौसम और ऋतु
इन तीनों में क्या फर्क है? ऋतु को ही कहते हैं मेरे भाइयों सीजन। सबसे पहले तो ये तीनों ही घटनाएं होती कहां पर है? वायुमंडल में। समझ में आना चाहिए आपको, तीनों ही घटनाएं वायुमंडल में होती है। तो दोस्तों ध्यान रखना, एक अल्पकालिक समय में वायुमंडलीय दशाओं में, वायुमंडलीय दशाओं की बात करूं तो तापमान है, वर्षा है, आर्द्रता है, इनमें परिवर्तन होना, वायु दाब है, इनमें परिवर्तन होना, यह वायुमंडलीय दशाएं होती है। तो दोस्तों एक थोड़े समय के लिए वायुमंडलीय दशाओं में परिवर्तन होना क्या कहलाता है? मौसम। ढंग से समझना, वापस बोल रहा हूं, अल्प समय के लिए, अल्प समय के लिए होता दोस्तों इन तीनों में ही वायुमंडलीय दशाओं में परिवर्तन ही है। और वायुमंडलीय दशाओं की बात करूं तो तापमान, वायुदाब, वर्षण अपन और आर्द्रता, इन सभी में परिवर्तन होता है। लेकिन यह वायुमंडलीय दशाओं में परिवर्तन अल्प समय के लिए हो, अल्प समय के लिए परिवर्तन हो तो कहलाएगा दोस्तों मौसम। अब अल्प समय कितना? ज्यादा, कुछ घंटों से लेकर के कुछ घंटों से कुछ दिनों तक, कुछ दिनों तक परिवर्तन हो, यानी थोड़े से समय के लिए या अल्प समय के लिए वायुमंडलीय दशाओं में परिवर्तन हो तो उसे कहोगे आप मौसम। ढंग से समझा दोस्तों। और अल्प समय कितना? कुछ घंटों से लेकर के कुछ दिनों तक। लेकिन यही साथियों थोड़े ज्यादा समय के लिए, थोड़े ज्यादा कितना? कुछ दिनों से लेकर कुछ दिनों से लेकर के कुछ दिनों से कुछ महीनों तक, कुछ महीनों तक वायुमंडलीय दशाओं का परिवर्तन रहे, यानी कुछ घंटों से कुछ दिनों तक परिवर्तन हो तो मौसम, और कुछ दिनों से लेकर के कुछ महीनों तक परिवर्तन हो जाए तो दोस्तों इसे मध्यकालिक अवधि कह सकते हो आप। तो दोस्तों इसे कहेंगे ऋतु, और ऋतु का ही अंग्रेजी वर्ड है सीजन। लेकिन दोस्तों दीर्घ काल के लिए, लंबे समय के लिए या दीर्घ काल के लिए परिवर्तन हो तो इसे आप कहोगे मेरे भाइयों जलवायु। कंसेप्ट क्लियर रखना, दीर्घ काल के लिए वायुमंडलीय दशाओं में होने वाला परिवर्तन जलवायु कहलाता है। अब आप मुझे पूछोगे सर जलवायु दीर्घ काल कितना? भाई इसमें तो आपने बता दिया कुछ घंटों से कुछ दिन, इसमें बता दिया कुछ दिनों से कुछ महीने, तो आप पूछेंगे कि दीर्घ काल कितना होना चाहिए? तो सामान्य रूप में दोस्तों यूनेस्को का एक संगठन है IMO, ध्यान रखना, इंटरनेशनल मीटियोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन, अंतरराष्ट्रीय मौसम विज्ञान संगठन। इस संगठन के अनुसार 31 वर्ष, 31 वर्ष, 31 वर्षों का औसत समय जो है यह दोस्तों वायुमंडलीय दशाओं का औसत जलवायु कहलाता है। कंसेप्ट क्लियर हो गया दोस्तों, समझ में आ गई होगी। तो ध्यान रखना, अब आपको पूछ ले, जैसे मैं आपको, आप समझते होंगे दोस्तों सुबह सुबह का समय था और एकदम आसमान साफ था, और शाम दोपहर के समय आप देखो, दोपहर के बाद बादल छाए गए, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है, तो आप क्या कहते हो? मौसम बदल गया। इसका मतलब यह हुआ कि मौसम थोड़े समय में ही बदल सकता है, परिवर्तन हो सकता है। लेकिन ऋतु दोस्तों जैसे वर्षा ऋतु 2-3 महीने रहती है, उसके 2-3 महीने बाद में दोस्तों सर्दी की ऋतु आती है, तो ऋतुओं में परिवर्तन कुछ थोड़े ज्यादा समय के लिए होता है। लेकिन जलवायु दोस्तों बहुत लंबे समय की वायुमंडलीय दशाओं का औसत होता है। जैसे मैं बोलूं उष्णकटिबंधीय जलवायु, तो वहां पर दोस्तों लंबे समय तक गर्मी ही रहती है या ज्यादा बरसात होती है, वाष्प उत्सर्जन ज्यादा होता है, यह जलवायु की विशेषताएं होती है। तो समझिएगा। अब देखते हैं आगे, एक एक शब्द को समझे दोस्तों। अब बढ़ रहे थे वायुमंडल। अब मुझे बताओ वायुमंडल होता क्या है? जब मैं बात करूं, अगर कोई भी शब्द समझ में नहीं आए मेरे भाइयों तो आप कमेंट करें, आपका सुझाव सादर आमंत्रित है और कमेंट का रिप्लाई आपका भाई देगा। वायुमंडल होता क्या चीज है? वायुमंडल को हम 2-3 पार्ट में पढ़ेंगे, चिंता ना करें, हर एक शब्द पर फोकस डालेंगे। सबसे पहले वायुमंडल। दोस्तों वायुमंडल जो है एक गैसीय आवरण है जो हमारे चारों ओर फैला हुआ है और पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा जुड़ा हुआ है। ध्यान से सुनना,
पृथ्वी के चारों ओर फैला हुआ गैसीय आवरण जो गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा पृथ्वी से जुड़ा हुआ है वायुमंडल कहलाता है। यह विभिन्न मंडलाकार परतों के रूप में विभाजित है साथियों, ध्यान रखना। तो वायुमंडल क्या आपको पता चल गया। अब आपको बोले कि वायुमंडल में आखिर होता क्या है, तो वायुमंडल के संगठन की बात करूं तो मुख्य रूप से दोस्तों मैंने बताया वायु गैसों का मिश्रण है। तो सबसे पहले तो इसमें होगी गैस, वायुमंडल में सबसे ज्यादा होती है गैस। फिर दोस्तों इसमें होती है जलवाष्प। इसके अलावा दोस्तों इसमें कई वायवीय कण होते हैं, वायवीय कण जिसमें धूल कण, पराकण, जैविक सूक्ष्म जैविक कण, ऐसे कई तरल व ठोस पदार्थीय कण होते हैं। मुख्य रूप से वायुमंडल में तीन चीजें होती है, गैस, जलवाष्प और वायवीय कण। दोस्तों इस वायुमंडल में जब अपन ऊंचाई की ओर जाते हैं, ढंग से समझना, वायुमंडल में ऊंचाई की ओर जाते हैं दोस्तों, तो वायु का जो घनत्व है, ढंग से समझना, धरातल से ऊपर की ओर जाएंगे तो वायु का घनत्व घटता जाएगा। यानी वायु दोस्तों सघन रूप से नीचे ही रहती है, ऊपर की ओर जाने पर वायु विरल हो जाती है। सामान्य रूप में वायुमंडल की अंतिम छोर दोस्तों 30,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक माना जाता है, लेकिन मुख्य रूप से वायुमंडल ज्यादा से ज्यादा 100 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही संकेंद्रित है। मेरे कहने का मतलब यह है कि वायुमंडल धरातल से ऊपर की ओर जाने पर सघन से विरल हो जाएगा, यानी पवनों का घनत्व या वायु का घनत्व कम हो जाएगा। यही बात जलवाष्प पर लागू होगी। जलवाष्प भी दोस्तों नीचे की ओर सघन रहेगी, ऊपर की ओर जाने पर घटेगी। तो आप मुझे बताइए, मैं आपसे पूछूं कि वायु का घनत्व ऊपर की ओर जाने पर विरल होता जाता है तो सर्वाधिक कितने किलोमीटर पर रहता है। तो ढंग से समझना दोस्तों, भूगोलवेत्ताओं के अनुसार इस वायु का सर्वाधिक घनत्व यानी 50% घनत्व जो है 6 किलोमीटर की ऊंचाई तक होता है। डीपली में पूछ ले तो 5600 मीटर, कितना दोस्तों, 5600 मीटर यानी 5.5 किलोमीटर। भूगोलवेत्ताओं के अनुसार वायु का 50% घनत्व जो है वो केवल 6 किलोमीटर लगभग या 5600 मीटर तक ही होता है। लेकिन दोस्तों 90% घनत्व जो है वो 16 किलोमीटर की ऊंचाई तक होता है, 16 किलोमीटर। और ध्यान रखना 95% घनत्व 32 से लेकर 35 किलोमीटर तक होता है। और दोस्तों ध्यान रखना 99.99% घनत्व जो है वो 100 किलोमीटर की ऊंचाई तक होता है। वापस बोल रहा हूं, रिपीट, वायुमंडल में वायु का घनत्व धरातल से ऊपर की ओर जाने पर घटता है यानी विरल होता है। तो दोस्तों सर्वाधिक सघनतम घनत्व नीचे की ओर ही रहता है, और वो भी मुख्य रूप से वायु का 99% घनत्व जो है 100 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही रहता है। लेकिन 50% तो केवल 6 किलोमीटर, 90% के लगभग 16 किलोमीटर, और 95 32 से 35 और 99.99% घनत्व 100 किलोमीटर तक होता है। अब दोस्तों समझिएगा, देखो एक अमेरिकन भूगोलवेत्ता है दोस्तों, वैज्ञानिक, जिसका नाम है कार्बन। ढंग से समझना एक एक बात को, कार्बन यह भूगोलवेत्ता और वैज्ञानिक है, तो भूगोलवेत्ता है दोस्तों, ध्यान से सुना। हंगरी मूल के थे और अमेरिका के हैं। इस कार्बन साहब ने बताया कि वायु का अधिकतम घनत्व 100 किलोमीटर तक ही होता है। 99.99% घनत्व जो है वो 100 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही होता है, 100 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही होता है। अर्थात इन्होंने कहा साथियों कि वायु संबंधी सभी घटनाओं या वायुमंडल की सभी घटनाओं का अध्ययन 100 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही किया जा सकता है। इसके ऊपर जो है अंतरिक्षीय अध्ययन किए जाते हैं, वायुमंडलीय दशाओं का अध्ययन नहीं किया जा सकता। इसलिए दोस्तों वायुमंडल में 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक काल्पनिक रेखा मान ली गई जिसे कहते हैं कार्बन लाइन। ढंग से समझना, कार्बन रेखा
या लाइन जो है यह 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर बांधी हुई काल्पनिक रेखा है। यानी 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक काल्पनिक रेखा मान ली गई, वहीं तक वायुमंडलीय दशाओं का अध्ययन किया जा सकता है और इसे दोस्तों कार्बन लाइन कहते हैं। इस कार्बन लाइन के नीचे वायुमंडलीय दशाओं का अध्ययन किया जाएगा और इसके ऊपर अंतरिक्षीय अध्ययन किए जाते हैं। लेकिन उसको भी दोस्तों कार्बन साहब ने अलग अलग भागों में बांटा। तो देखिए कैसे, मैं आपको समझा रहा हूं, समझिए। देखो दोस्तों 100 किलोमीटर, यह 100 किलोमीटर की ऊंचाई तक तो कार्बन लाइन, यानी इस लाइन के नीचे आप क्या करोगे, वायुमंडलीय दशाओं का अध्ययन, वायुमंडलीय दशाओं का अध्ययन कर सकते हो, दशाओं का अध्ययन, और इसे कहा गया वायु विज्ञान। समझ में आ गई दोस्तों, वायु विज्ञान का अध्ययन आप कर सकते हो। लेकिन ध्यान रखना, अब इस 100 किलोमीटर से ऊपर दोस्तों लेकर चला गया चंद्रमा तक। ढंग से समझना मेरे भाइयों, चंद्रमा तक। कार्बन साहब कहते हैं कि 100 किलोमीटर की ऊंचाई से ऊपर वायु विरल हो जाती है, इसलिए 100 किलोमीटर से ऊपर आप किसका अध्ययन कर सकोगे, अंतरिक्षीय अध्ययन, जिसे एस्ट्रोलॉजी कहा गया। इस संपूर्ण में दोस्तों एस्ट्रोलॉजी यानी अंतरिक्ष विज्ञान का अध्ययन, एस्ट्रोलॉजी कहा गया दोस्तों, अंतरिक्ष विज्ञान का अध्ययन करना बताया गया, अंतरिक्ष विज्ञान। ध्यान से समझना मेरे भाइयों। अब 100 किलोमीटर से लेकर चंद्रमा, आप मुझे बताइए कि चंद्रमा की ऊंचाई कितनी होती है दोस्तों। सुनिएगा मेरी बात, सौरमंडल का एक पिंड है दोस्तों चंद्रमा, और पृथ्वी का एकमात्र सैटेलाइट यानी उपग्रह है चंद्रमा। इसकी ऊंचाई पृथ्वी से, यानी पृथ्वी का सबसे नजदीकी पिंड जो है, पृथ्वी का सबसे नजदीकी खगोलीय पिंड यही चंद्रमा है दोस्तों। कितना किलोमीटर दूर है, 3,84,365 किलोमीटर दूर है। समझना दोस्तों। तो इस क्षेत्र यानी 100 किलोमीटर से चंद्रमा तक के अध्ययन को जियोग्राफिकल लैंग्वेज में कहा जाता है सिसुलर स्पेस, सिसुलर स्पेस। ढंग से समझना, 100 किलोमीटर से चंद्रमा तक के अध्ययन को दोस्तों सिसुलर स्पेस की संज्ञा दी गई। अब चंद्रमा से लेकर के, अब दोस्तों चंद्रमा एक सौरमंडल का भाग है, जबकि सौरमंडल एक ब्रह्मांड का पार्ट है। आप समझते ही हो, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के कई अरब वर्ष बाद, यानी लगभग 11 अरब वर्ष के बाद सौरमंडल की उत्पत्ति होती है। सौरमंडल में तारे, ग्रह और उपग्रह आते हैं। तो ध्यान रखना, चंद्रमा से लेकर सौरमंडल की सीमा तक का जो अध्ययन है, इस क्षेत्र का दोस्तों नाम दिया गया है बाहरी अंतरिक्ष। ध्यान रखना, बाहरी अंतरिक्ष। बाहरी अंतरिक्ष किसको कहा गया ज्योग्राफिकल लैंग्वेज में, चंद्रमा से लेकर सौरमंडल तक की सीमा। इसके ऊपर वाला जो भाग है वो दोस्तों अगाध अंतरिक्ष है, यानी इसका कोई था नहीं है, इसकी कोई गहराई नहीं है, अतः है, उसे कहते हैं अगाध अंतरिक्ष। यह हुआ दोस्तों वायुमंडल का सामान्य ऊंचाई वाला भाग। अब आपको मैं आगे ले जा रहा हूं, चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। आप अगर कोई पीसीएस की तैयारी कर रहे हो मेरे भाई बहन, तो डीपली में जानकारी दोस्तों नोट करते हुए चले। अब देखो आगे बढ़ रहा हूं, तो समझिएगा साथियों, वायुमंडल की विशेषताएं क्या है, वायुमंडल हमारे लिए क्यों जरूरी है। ध्यान से सुना, वायुमंडल की विशेषताएं या गुण, विशेषताएं समझिएगा। सबसे पहले तो दोस्तों वायुमंडल एक गैसीय आवरण है, तो यह दोस्तों सूर्य से आने वाली हानिकारक जो पराबैंगनी विकिरणें हैं उनको रोकती है और मानव के जीवन को खतरे से बचाती है। इसमें दोस्तों आपको पता है मुख्य रूप से ओजोन गैस है। तो ध्यान रखना, वायुमंडल पराबैंगनी विकिरणों से, पराबैंगनी अल्ट्रावायलेट विकिरणों से क्या करती है, रक्षा करता है, पराबैंगनी विकिरणों से सुरक्षा प्रदान करता है। इसीलिए तो दोस्तों ओजोन को आप क्या कहते हो, कंबल, पृथ्वी का कंबल कहते हो आप। ध्यान रखना,
दूसरा दोस्तों, धरातल पर तापमान को सामान्य बनाए रखने का काम कौन करता है? वायुमंडल ही तो करता है। लेकिन फिर भी कार्बन डाइऑक्साइड में अन्य हरितगृह गैसों की मात्रा बढ़ जाने के कारण आजकल ग्लोबल वार्मिंग यानी औसत तापमान से ज्यादा तापमान में वृद्धि हो रही है। कोई पूछे आपसे पृथ्वी का औसत तापमान कितना होता है? 15 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ध्यान रखना दोस्तों, पृथ्वी का औसत तापमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। याद रहे मेरे भाइयों, ढंग से समझे। धरातल के तापमान को सामान्य बनाए रखना, धरातल के तापमान को सामान्य बनाए रखना, सामान्य बनाए रखना। फिर दोस्तों ध्यान रखना, अंतरिक्ष से टूट करके जो खगोलीय पिंड धरातल की ओर आते हैं तो दोस्तों बीच में ही वायुमंडल में जल करके राख हो जाते हैं। उनसे दोस्तों सुरक्षा प्रदान कौन करता है? वायुमंडल। जैसे आपको पता है उल्का पिंड गिरते हैं दोस्तों और मध्य मंडल में पहुंच करके वो राख हो जाते हैं, जलकर नष्ट हो जाते हैं। तो उल्का पिंडों से सुरक्षा भी कौन करता है? वायुमंडल। उल्का पिंड। वायुमंडल में ही दोस्तों आयन मंडल होता है। ध्यान रखिएगा, आयन मंडल जो है रेडियो संचार की जो तरंगें होती है उनको आयनीकृत करके धरातल पर भेजता है, जो कि दोस्तों संचार के लिए उपयोगी है। तो रेडियो तरंगों का परावर्तन यह भी कौन करता है? वायुमंडल करता है, रेडियो तरंगों। और दोस्तों विभिन्न प्रकार की जलवायवीय क्रियाओं व जैविक क्रियाएं जो होती है वो भी वायुमंडल में होती है। तो जलवायवीय व जैविक क्रियाओं के लिए उत्तरदायी। ध्यान से सुना, जलवायवीय की बात करूं तो वर्षा है, कोहरा है, ओस है, पाला है, ये सब कहां होता है? वायुमंडल में ही होता है दोस्तों। तो ध्यान रखना, जलवायवीय व जैविक क्रियाओं के लिए उत्तरदायी। जैविक क्रियाएं बोलूं तो दोस्तों पक्षियों का उड़ना, ये कहां पर होता है? वायुमंडल में ही है। तो ध्यान रखना, इन बातों के लिए वायुमंडल दोस्तों जरूरी है। कंसेप्ट क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ रहा हूं। अब देखो, अब बात आई दोस्तों वायुमंडल के संगठन की बात करूं तो मुख्य रूप से सबसे पहले वायुमंडल में आती है गैस। ध्यान रखना, वायुमंडल में पाया जाने वाला मुख्य मटेरियल जो है दोस्तों गैस ही है। तो गैसें वायुमंडल में सामान्य रूप में सभी गैसें पाई जाती है, लेकिन आयतन के अनुसार बात करें तो सबसे पहले दोस्तों इसमें है नाइट्रोजन। ध्यान से सुना, नाइट्रोजन सर्वाधिक गैस है दोस्तों, नाइट्रोजन पहली। ध्यान रखना, वायुमंडल है ही दोस्तों एक गैसीय पदार्थों का आवरण है। ध्यान रखना, तो सबसे पहली गैस है नाइट्रोजन। इस गैस की दोस्तों खोज किसने की? 1772 में रदरफोर्ड ने इसकी खोज की थी दोस्तों, रदरफोर्ड ने। ध्यान रखना, इसका नाम पहले मैफेटिक एयर था, मैफेटिक एयर था, पूर्व नाम था दोस्तों इसका मैफेटिक एयर। यह गैस दोस्तों सर्वाधिक है, सर्वाधिक मात्रा है दोस्तों इस गैस की, सर्वाधिक मात्रा। ध्यान रखना, कुल कितनी है दोस्तों? 78.08% गैस है ये। ध्यान से समझना, 78.08। यानी आपको पूछ ले कि वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? नाइट्रोजन। यह दोस्तों तत्व भी कहलाती है, ध्यान रखना, यानी नाइट्रोजन है। इसका उपयोग क्या है दोस्तों? तो ढंग से समझना। पहली बात तो दोस्तों कोई भी फसल पदार्थ हो दोस्तों, धरती पर पैदा होने वाले जो भी दोस्तों वनस्पति हो, उनमें नाइट्रोजन की मात्रा जो है यह नाइट्रोजन के द्वारा ही प्राप्त होती है। ध्यान रखना, जिसकी वृद्धि के लिए पेड़ पौधों की वृद्धि के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी दोस्तों यह नाइट्रोजन ही है, जो 7 रूपों में पाई जाती है। दूसरी बात दोस्तों, यह ऑक्सीजन की जो सांद्रता होती है उनको तनु करती है दोस्तों। ऑक्सीजन को तनु करना, O2 को क्या करती है? तनु करती है, ताकि क्या हो सके दोस्तों? तनु हो जाने के कारण ऑक्सीजन गैस श्वास लेने के योग्य बन जाती है। तो ऑक्सीजन की सांद्रता को श्वसन योग्य बनाने में सहयोग किसका है? इस नाइट्रोजन का। दूसरी दोस्तों, अग्नि को बुझाने में, ध्यान रखना, अग्नि को बुझाने में दोस्तों इसी गैस का सहयोग है। याद रख लेना, कभी पूछा जा सकता है कि आग बुझाने में मुख्य रूप से कौन सी गैस सहयोगी है?
सहायक है तो नाइट्रोजन, इसीलिए दोस्तों अग्निशामक यंत्रों में नाइट्रोजन गैस का सहारा लिया जाता है। तो यह है दोस्तों पहली गैस नाइट्रोजन। दूसरी मैं बात करूंगा O2 ऑक्सीजन। आप विश्वास रखें साथियों, वायुमंडल का पूरा भाग आपको 2-3 लेक्चर में दिया जाएगा, समझिएगा केवल। दूसरा है दोस्तों O2 जिसे कहते हैं ऑक्सीजन, याद रखिएगा इसकी खोज दोस्तों। और मुख्य रूप से दोस्तों ये सभी गैसें जो है 100 से लेकर 125 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही मिलती है, इससे ऊपर यह विरल हो जाती है। सामान्य रूप में ध्यान रखना, इसकी खोज दोस्तों किसने की थी, ध्यान रखना, इसकी खोज की थी विलियम सीले ने। विलियम सीले ने खोज की दोस्तों, इसकी खोज विलियम सीले ने की थी। और नामकरण जो है दोस्तों, नामकरण इसका किसने किया, जोसेफ प्रिस्टले ने किया। जोसेफ प्रिस्टले ने दोस्तों इसका नामकरण किया था। यह जीवनदायिनी गैस है दोस्तों, जीवनदायिनी गैस है, जीवनदायिनी गैस कहलाती है। क्यों भाई, क्योंकि मानव के श्वास के लिए सबसे उपयुक्त तत्व यही गैस है दोस्तों, जरूरी है। ऑक्सीजन के बिना मानव का किसी भी जीव का जीवन संभव नहीं है। और दूसरी बात दोस्तों, आपको कभी पूछ ले कि धरातल पर या स्थल मंडल में पाया जाने वाला सर्वाधिक तत्व यही ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन मत करना, स्थल मंडल पर पाया जाने वाला सर्वाधिक गैसीय तत्व ऑक्सीजन ही है। दूसरी बात दोस्तों, ऑक्सीजन जो है एक स्वपोषित गैस तत्व है, सर्वाधिक सक्रिय है दोस्तों। इसकी उत्पत्ति जो होती है वो ध्यान रखिएगा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा हरे पेड़ पौधे या समुद्री जीव जो प्लैंकटन होती है वो करती है, यह भी ध्यान रखना। अगली बात दोस्तों, मानव के शरीर में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व जो होता है वो ऑक्सीजन ही होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, इसके बिना आग जलाने में ध्यान रखना, इसके बिना कोई भी ईंधन जो है जल नहीं सकता। ऑक्सीजन के अभाव में ईंधन नहीं जल सकता। इसीलिए दोस्तों किसी भी प्रक्षेपण यान में ईंधन के साथ में चाहे हाइड्रोजन के साथ में भी ऑक्सीजन भरी जाती है, क्योंकि ऑक्सीजन के अभाव में ईंधन जल नहीं सकता। यह भी दोस्तों ध्यान रखिएगा। वायुमंडल में दोस्तों दूसरी सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस है 20.95%। आपको पूछ ले कि दोस्तों नाइट्रोजन और O2 दोनों अगर आपको पूछ ले कितनी प्रतिशत है, तो 99% से ज्यादा है। ध्यान रखना, 99% से ज्यादा है साथियों, 99% से ज्यादा है। यानी अगर मैं आपके सामने कहूं कि वायुमंडल की दो मुख्य गैसें 99% से ज्यादा है, जी हां, आपके सामने है दोस्तों, 99.03% के लगभग है। कंसेप्ट किधर हो गया, आगे चल रहे हैं दोस्तों। और आपको पता है तो कोरोना काल में दोस्तों इसी ऑक्सीजन की किल्लत के कारण कई लोग अपनी जान दोस्तों सौंप कर चले गए थे, आपको पता ही है। तीसरी केस है दोस्तों ऑर्गन, ढंग से समझना, ऑर्गन। इसकी मात्रा यह क्रम अनुसार है दोस्तों, इसका जो प्रतिशत है वो है 0.93%। इसकी खोज जो है दोस्तों कैवेंडिश ने की थी, यह भी ध्यान रखना, कैवेंडिश, इसकी खोज कैवेंडिश ने की थी। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, यह वायुमंडल में पाई जाने वाली सर्वाधिक अक्रिय गैस मानी जाती है, सर्वाधिक अक्रिय गैस, यह थोड़ा ध्यान रखना, क्रियाशील नहीं है। सर्वाधिक अक्रिय गैस कौन सी आपको पूछ ले तो यही है मेरे भाइयों, ऑर्गन। कंसेप्ट क्लियर। चलिए चौथी गैस है दोस्तों CO2, जिसे आप कहते हो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। ध्यान रखना मेरे भाइयों, मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, इसकी मात्रा 0.036% है। लेकिन याद रखें यह गैस दोस्तों, इन प्रथम 3 गैसों को छोड़ दिया जाए तो सभी गैसें परिवर्तनशील है दोस्तों। सर्वाधिक परिवर्तनशील गैस जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। इसके बढ़ोतरी होने के कारण दोस्तों ग्लोबल वार्मिंग की समस्या आज पर्यावरण के लिए एक मुख्य मुद्दा बन गई है। आप समझ रहे हैं, यह हरित गृह गैस है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए। और दोस्तों ध्यान रखना, CO2 की मात्रा में बढ़ोतरी होने के कारण ही CO2 व मीथेन गैस मिलकर के वायुमंडल के निचले भाग में
दोस्तों एक सघन परत का निर्माण करती है, जिसके कारण सूर्य विकिरण लघु तरंगों के रूप में आ तो जाती है, लेकिन दीर्घ तरंगें पार्थिव विकिरण के रूप में जा नहीं पाती है, जिसके कारण दोस्तों पृथ्वी का औसत तापमान में बढ़ोतरी हो रही है, और उसे ही अपन ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक तापन कहते हैं। यह थोड़ा ध्यान रखना। इसके अलावा दोस्तों अन्य गैसें खूब हैं, अन्य गैसें जिसमें लगभग सभी हैं, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, जीनोन, क्रिप्टोन, नियोन, यह सब दोस्तों गैसें जो है मिलती है थोड़ी थोड़ी अल्प मात्रा में। याद रखिएगा मेरे भाइयों, पर तब तीन गैसों को सुनिएगा, पर तब तीन यानी N2, O2 व ऑर्गन, इन तीन गैसों को छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी जो गैसें हैं वो अल्प मात्रा में है, उनको दोस्तों ट्रेस गैसें कहते हैं, ट्रेस गैस कहते हैं, ध्यान रखना। और वो इन तीन गैसों को दोस्तों ध्यान से सुना, पहली बात, इन तीन गैसों को छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी गैसें अल्प मात्रा में मिलती है, जिनको ट्रेस गैसों की संज्ञा दी जाती है। दूसरी बात, यह तीन गैसें जो है दोस्तों यह परिवर्तित नहीं होती, लगभग दोस्तों स्थायी रहती है। और ध्यान रखना, सूर्य के द्वारा आने वाला जो सूर्य ताप है लघु तरंगों के रूप में, वो दृश्य प्रकाश के रूप में पृथ्वी पर आने देती है, जिसके कारण इन तीनों गैसों को दोस्तों क्या कहते हैं, वायुमंडल की खिड़की कहते हैं, वायुमंडल की खिड़की कहते हैं दोस्तों। यह बात भी आप जरूर ध्यान रखिएगा। तो यह तो बात हुई दोस्तों गैसों के बारे में, यह है मुख्य रूप से मैटर गैसों का। अब दोस्तों ध्यान रखना, गैसों की मात्रा नीचे से ऊपर की ओर जाने पर घटती है। सामान्य रूप में दोस्तों फिर बता चुका हूं, ज्यादा से ज्यादा गैसों की मात्रा 100 से लेकर के सामान्य रूप में 100 से 120 किलोमीटर तक की होती है, इसके ऊपर विरल हो जाती है, यह ध्यान रखना। अब दोस्तों दूसरा तत्व है जलवाष्प, जिसे अपन वाटर वेपर कहते हैं। दूसरा मुख्य तत्व है जलवाष्प। देखो वाटर वेपर दोस्तों, जलवाष्प क्या है, वायुमंडल में पाई जाने वाली आर्द्रता या नमी, उसे कहते हैं जलवाष्प। उपस्थित आर्द्रता या नमी, यह क्या कहलाती है मेरे भाइयों, जलवाष्प कहलाती है। सामान्य रूप में दोस्तों जलवाष्प जो है न्यूनतम 1 से लेकर के 4% तक होती है। सामान्यतः जलवाष्प 1 से लेकर 4% तक होती है, लेकिन अधिकतम साथियों अधिकतम 5% तक हो सकती है। मेरे भाइयों, जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो सर्वाधिक मात्रा में निकलने वाला पदार्थ यही जलवाष्प ही होती है, ध्यान रखना। दूसरी बात, अब सुनिएगा आप, जलवाष्प दोस्तों तर यानी आर्द्र या अत्यधिक गर्म क्षेत्रों में ज्यादा मात्रा होती है, लेकिन ऊपर की ओर जाने पर यानी धरातल से ऊंचाई की ओर जाने पर तथा निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों की ओर जाते हैं तो जलवाष्प की मात्रा में कमी होती जाती है। तीसरी बात दोस्तों, सभी प्रमुख वायुमंडलीय घटनाएं, चाहे वर्षा हो, कोहरा हो, पाला हो, तुषार हो, चक्रवात हो, वर्षण हो, इन सभी घटनाओं के लिए उत्तरदायी कौन है साथियों, यह जलवाष्प। कंसेप्ट क्लियर। तीसरी बात आगे देखिएगा, तीसरी बात दोस्तों क्या है, तीसरी बात है मेरे साथियों वायवीय कण, जिन्हें अपन कहते हैं एरोसोल्स। ध्यान रखना, एरोसोल्स वायुमंडल में दोस्तों जैविक व अजैविक सूक्ष्म तरल व ठोस धूल के कण पाए जाते हैं, जिन्हें अपन वायवीय कण कहते हैं। सूर्य के तापमान के साथ मिलकर दोस्तों ये सूर्य के तापमान का प्रकीर्णन करते हैं, और इन्हीं कणों के द्वारा सूर्य तापमान का अवशोषण, परावर्तन और प्रकीर्णन होता है, जिसके कारण सूर्य उदय होते हुए समय या अस्त होते समय लालिमा का दिखाई देता, यह सब घटनाएं इन्हीं एरोसोल्स के कारण होती है। दूसरी बात दोस्तों, यह जलवाष्प के साथ मिलकर के कोहरा या पाला या दोस्तों बादलों का निर्माण करते हैं। कोहरे का निर्माण, कोहरा हो, धुंध हो, बादल हो, इन सभी के निर्माण में सहयोगी कौन है दोस्तों, वायवीय कण है। यह बात आप थोड़ी ध्यान रखिएगा। तो यह तो होता है दोस्तों वायुमंडल का संगठन।
कल अपन अगले चैप्टर में देखेंगे वायुमंडल की परतें, जिसमें सौमंडल, समतापमंडल, मध्यमंडल, बहिर्मंडल, बाहिर्मंडल, ये सभी अपन बात करेंगे दोस्तों। एक बात दोस्तों मैं आपको लगे तो बता देता हूं, जो डीपली में ज्यादा पढ़ते हैं, कोई पीसीएस की तैयारी करने वाला बंदा हो तो ध्यान रखना, जब अपने गैसें पढ़ी थी साथियों, गैसें, तो गैसों का आयतन, गैसों के आयतन वे वायु दाब में दोस्तों, वायु दाब के घनत्व में ध्यान रखना, संबंध के बारे में एक भूगोलवेत्ता हुए दोस्तों जिसका नाम है बोयल। ध्यान रखना, बोयल साहब, ये बोयल भूगोलवेत्ता ने बताया कि गैसों का आयतन, गैसों के आयतन वे वायु दाब में, वे वायु दाब में क्या होता है, विलोम अनुपाती संबंध, विलोम अनुपाती संबंध होता है, यानी उल्टा संबंध होता है दोस्तों, ढंग से समझे ना। गैसों के आयतन वे वायु दाब के घनत्व में उल्टा संबंध, सॉरी, गैसों के आयतन वे वायु दाब में उल्टा संबंध होता है, जबकि गैसों के आयतन वे वायु दाब के घनत्व में सीधा संबंध होता है दोस्तों। यह बात हमारे बॉयल साहब ने बताई थी। उम्मीद करता हूं आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया होगा, और दोस्तों लग रही हो कि वाकई में मेरी भाई की मेहनत है, तो ज्यादा से ज्यादा चैनल को फैलाएं और आगे से आगे शेयर करें साथियों, सब्सक्राइब करें, ताकि इस भाई का मनोबल बढ़े और जल्दी से एक पूरी टीम तैयार करके प्लेटफॉर्म को आगे बढ़ाया जा सके। थैंक यू वेरी मच। शुभ रात्रि साथियों।